वेलकम बैक टू पीडी गुरुकुल्स करंट अफेयर क्लासेस, जहां पर हम डिस्कस करते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, सेकेंड वन इज फुटपाथ्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, थर्ड वन इज जुडिशियल ट्रांसफर्स, fourth one is RBI surplus transfer, fifth one is Narayan Patnagot and sixth one is Grail mission. पहले बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 की। तो ये प्राइज इस साल दिया गया है डॉक्टर मैरिएंजेला हंगरिया को। ये एक ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनको इस साल 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। ये वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। उनकी वजह से उन्होंने ये कहा था जो भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट फूड सिक्योरिटी पे काम करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इस साल दिया गया है मैरिएंजेला हंगरिया को। उन्होंने क्या काम किया? तो उन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज की है बाय द मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को माइक्रोब्स के द्वारा एक सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन वो नाइट्रोजन यूज होता है बाय द प्लांट्स। इस नाइट्रोजन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। हंगरिया ने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है राइजोबिया। ये राइजोबिया जनरली लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है एंड वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को करता है। उनके इस इनोवेशन की वजह से ब्राजील में हाईएस्ट सोयाबीन का प्रोडक्शन हुआ है। जनरली सोयाबीन के प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री है यूएसए, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ब्राजील बन गया है नंबर 1 कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। एंड इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ सोय प्लांटेशंस। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हम ये कह सकते हैं इसमें हमको सस्टेनेबल फार्मिंग देखने के लिए मिलता है। सस्टेनेबल फार्मिंग एक ऐसा टाइप का फार्मिंग सिस्टम है जिसमें एनवायरनमेंट या ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं होता है और साथ ही साथ ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम 2 SDG गोल्स, दैट इज SDG गोल नंबर 02 that is zero hunger and SDG गोल नंबर 13 that is climate action, उसको हम अचीव कर पाते हैं। ये SDG गोल याद करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आप वेरियस पेपर्स में इस SDG गोल का मेंशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज आज कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से सफर कर रहे हैं। उस क्लाइमेट चेंज की असर को कहीं ना कहीं कम करने में ये सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, मैं आपको बताना चाहूंगी पीडी गुरुकुल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी और जीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कराता है इन गुजरात। वैसे तो इसके बैचेस चालू हो चुके हैं फ्रॉम 19 मई, लेकिन अभी क्योंकि डेमो सेशंस चल रहे हैं इसलिए आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको 50% तक की स्कॉलरशिप देते हैं जिसके लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है जिसे आप फिलअप कर सकते हैं सो दैट हमारे कोऑर्डिनेटर्स डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सके। ये बैच एक स्टार्ट हुआ है जीपीएससी का इन गुजराती फॉर गुजराती हिस्ट्री इन गांधीनगर एंड सेकेंड बैच स्टार्ट हुआ है अहमदाबाद में
फॉर मेडिवल हिस्ट्री। अभी जून में मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द 2 जून हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी बैचेस भी, तो आप उस दिए गए नंबर पे कॉल करिए। नेक्स्ट अप वी हैव फुटपाथ्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। रिसेंटली देखा गया है कि काफी सारे हमको एक्सीडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं पेडेस्ट्रियंस के, ऑल बिकॉज क्योंकि फुटपाथ पे काफी हमको एनक्रोचमेंट देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज फुटपाथ का वेल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। इसलिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड एक्सेसिबल फुटपाथ वो एक फंडामेंटल राइट है। ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ के अंडर। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को एक प्रॉपर गाइडलाइन बनानी चाहिए फुटपाथ्स के लिए। सिमिलरली ये फुटपाथ ऐसे होने चाहिए कि वहां पर किसी भी प्रकार का एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो पूरे फुटपाथ है वो एक्सेसिबल होने चाहिए। एक्सेसिबल इन द सेंस ये दिव्यांग जन के लिए एकदम सरलता से उस फुटपाथ पे चला जाए, ऐसा हमको फुटपाथ बनाने की जरूरत है। इसके लिए कहा गया है कि हमारे फुटपाथ पे काफी सारे एनक्रोचमेंट देखने के लिए मिलते हैं, एंड नेक्स्ट उनका पुअर मेंटेनेंस है। कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बावजूद भी सिटीज में हमको प्रॉपर फुटपाथ का डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्बन प्लानिंग जब भी करें तब फुटपाथ को एक ऑप्शन ना रखें, इसको एक मैंडेटरी वस्तु रखें कि आपको फुटपाथ बनाना ही पड़ेगा जब आप अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं तब। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को प्रॉपर गाइडलाइन बनानी है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फुटपाथ के स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, दैट टू विद इन 2 months। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है फॉर द फुटपाथ। नेक्स्ट वी हैव जुडिशियल ट्रांसफर्स हेल्प और हिंड्रेंस। कई बार हमको देखने के लिए मिला है कि जुडिशियल ट्रांसफर्स के बारे में काफी सारे मतभेद चल रहे हैं। इसके चलते हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, दैट इज आर्टिकल 222 एंड 124। 124 is related to structure of the Supreme Court, एंड बात की जाए 222 की तो ये वो आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर के बारे में दिया गया है, और हाई कोर्ट के जजेस का टू सुप्रीम कोर्ट भी ट्रांसफर्स के बारे में इसमें दिया गया है। ये ट्रांसफर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन इन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 3rd जजेस केस में ये कहा गया है कि जब ये कंसल्टेशन होगा सीजेआई के साथ, तब इस कंसल्टेशन में 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे जिनका हम मत लेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग ही जजेस का ट्रांसफर किया जाएगा। इस ट्रांसफर के लिए काफी इश्यूज चल रहे हैं, एंड इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसके फेवर में हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि जुडिशियल ट्रांसफर बहुत जरूरी है। कौन से केस में? नेपोटिज्म एंड करप्शन के केस में। नेपोटिज्म एंड करप्शन आज सब जगह देखने के लिए मिलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमको जुडिशरी में भी ये देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज से डील करने के लिए ट्रांसफर एक बहुत ही अच्छा उपाय है। सेकेंड रीजन ये है कि हमको नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाना है। जजेस को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या लोकल एरिया का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, उनको पूरे नेशन का आइडिया होना चाहिए। इसीलिए यदि उनका ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किया जाएगा, तब उनको वहां के इश्यूज के बारे में पता चलेगा। एंड द लास्ट रीजन इज
ट्रांसफर्स आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंसिंग। दैट इज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हाई कोर्ट्स में जजेस की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है एंड कुछ हाई कोर्ट्स में जजेस की स्ट्रेंथ काफी कम है। यदि ये ट्रांसफर किया जाए तो इस वजह से एक कोर्ट में जजेस की जो वैकेंसी है उसको फुलफिल किया जा सकता है। यदि हम इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट देखें तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक जज के आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से एक जज अपना ना ही पर्सनल ना ही प्रोफेशनल बैलेंस मेंटेन कर पाता है। एंड सिमिलरली हम ये देख सकते हैं इट इज अगेंस्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर्स। क्या होता है, जजेस में ये डर बैठा रह जाता है कि कहीं मैं ऐसा कुछ वर्डिक्ट दूं जिसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट हो जाए और उनका ट्रांसफर हो जाए। इस डर के कारण कहीं ना कहीं जजेस जो हैं अपना एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं दे पाते हैं। लास्ट में हमारा ये की कंसर्न हमको देख सकते हैं कि कोलेजियम सिस्टम्स को लेके कहीं ना कहीं कुछ इशू चल रहा है, बिकॉज कोलेजियम सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो जजेस कहते हैं वही होता है और इसमें एग्जीक्यूटिव का कहना बिल्कुल माना नहीं जाता है। इसीलिए जो NJAC था, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कहीं ना कहीं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि ये अगेंस्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव का रोल आ गया जुडिशरी में तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें इम्बैलेंस हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए हमको इस पर्टिकुलर जो कोलेजियम सिस्टम है उसका मिसयूज वगैरह ना हो, ये देखने की काफी जरूरत है। नेक्स्ट अप वी हैव आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। आरबीआई की कुछ अर्निंग्स होती हैं एंड कुछ खर्चे होते हैं। उस जो आरबीआई की इनकम होती है वो उनको मिलती है कैसे? फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स के थ्रू, या उनको मिलते हैं फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स। एंड सिमिलरली उनके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं जो इंक्लूड होते हैं उसमें प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, ऑपरेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन दोनों को यदि माइनस किया जाए तो हमको मिलता है सरप्लस। एंड उस सरप्लस में से आरबीआई थोड़ा जो अमाउंट है वो रखती है कॉन्टीजेंसी फंड के लिए एंड थोड़ा अमाउंट रखती है एसेट डेवलपमेंट फंड के लिए। उसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट है वो आरबीआई ट्रांसफर करती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ये मेंशन किया गया है इन सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट। देखा जाए तो इस बार जो ट्रांसफर किया गया है सरप्लस ट्रांसफर वो किया गया है 2.1 लाख करोड़ का। लास्ट टाइम इसका अमाउंट था ऑलमोस्ट 85,000 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि 2.1 लाख करोड़ इज ऑलमोस्ट मोर देन द डबल जो लास्ट ईयर दिया गया था, उससे ये डबल है। अगर इस सरप्लस के हम इम्प्लीकेशन देखें कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, सो फर्स्ट वन इज फीजल रिलीफ। जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं या गवर्नमेंट का जो फीजल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फीजल अगर डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है, उस बोरोइंग से हम इस आरबीआई सरप्लस के द्वारा बच सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इज इन्फ्लेशन कंसर्न। क्योंकि इकोनॉमी में ये आरबीआई सरप्लस की वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी आ गया है, इसलिए हमको इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए हमको पहले ही सचेत रहने की जरूरत है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन ना देखा जाए। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी डिबेट। ऐसा कहा जाता है जब जब गवर्नमेंट को कुछ इशू आता है, उनके फीजल डेफिसिट बढ़ जाते हैं, उसी टाइम क्यूआरबीआई का जो सरप्लस है वो ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरबीआई की ऑटोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। एंड द लास्ट इम्प्लीकेशन इज रिस्क बफरिंग। क्योंकि
मैंने आपको बोला जो खर्चे होते हैं प्लस जो उनके इनकम होती है, उस दोनों के माइनस को या उन दोनों के सब्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सरप्लस, एंड वो सरप्लस को ट्रांसफर किया जाता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा प्लस वो जो थोड़ा अमाउंट है वो रखा जाता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व को। क्योंकि आज की डेट में ये सरप्लस इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स है इनको कहीं ना कहीं डिक्रीज किया गया है। वो डिक्रीज किया गया है ऑल बिकॉज ऑफ द मालेगाम कमिटीज रिकमेंडेशन। उन्होंने बोला कि हमको इतना ज्यादा कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, उसका अमाउंट कम कर दीजिए, एंड सिमिलरली एसेट डेवलपमेंट का भी अमाउंट का फंड का भी आप कम कर दीजिए। इसी की वजह से हमको आरबीआई के पास एक्सेसिव सरप्लस देखने के लिए मिलता है। बिमल जलान कमेटी का ये रिकमेंडेशन है कि इस कॉन्टीजेंसी फंड को ऑलमोस्ट 5.5 to 6.5% कर देना चाहिए। क्या है ये कॉन्टीजेंसी फंड? कॉन्टीजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो आरबीआई को उसके फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस में यूज करना पड़ जाए, इसलिए वो एक साइड में फंड रखता है जिसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। एंड एसेट डेवलपमेंट फंड वो फंड है जो आरबीआई उसके सब्सिडरीज के लिए यूज करता है। इसके लिए कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि आरबीआई का जो सरप्लस ट्रांसफर होता है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमको इसमें एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव नारायण पटना गोट। ये गोट इसलिए न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली इसको एक इंडिजीनियस ब्रीड की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिजीनियस ब्रीड मतलब एक स्वदेशी ब्रीड। ये ब्रीड है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा की। वैसे तो ये ब्रीड जो है एकदम शॉर्ट है, मीडियम साइज है, इसमें मल्टीपल कलर्स है जैसे ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन। बट ये ब्रीड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ट्राइबल इकोनॉमी का एक पार्ट है। ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर्टिकुलर जो हमारी नारायण पटना गोट है, इसका जो ब्रीडिंग होता है वो वुमेन करती है। इसके लिए हमको वुमेन एम्पावरमेंट देखने के लिए मिलता है। ये पर्टिकुलर जो ब्रीड है ये स्पार्स वेजिटेशन और हिली टेरेन में भी रह सकती है, प्लस ये एक डिजीज रेसिस्टेंट स्पीशीज है, इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जेनेटिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये लोकल डिजीजेस से रेजिस्टेंट है, इसी के लिए ये इसको कंजर्व करने की जरूरत है सो दैट हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर ब्रीड को इन द ईयर 2024 एक पर्टिकुलर लिस्ट थी जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, उसमें इसको रजिस्टर किया गया है। तो क्या फायदा होता है इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का? यदि कोई स्पीशीज इसमें रजिस्टर हो जाती है तब उसको पॉलिसी सपोर्ट मिलता है अंडर इंडिजीनियस लाइव स्टॉक प्रिजर्वेशन स्कीम। सिमिलरली इस पर्टिकुलर ब्रीड के लिए ओडिशा गवर्नमेंट एंड एनजीओ भी काफी साइंटिफिक ब्रीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका लाइवलीहुड बढ़ सके, उनकी इनकम बढ़ सके। इसीलिए इस पर्टिकुलर ब्रीड को इंटीग्रेट किया जा रहा है विद NRLM, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड विद दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसलिए हमको जरूरत है कि ऐसी पर्टिकुलर ब्रीड को हम सेव करें सो दैट हम अपने जेनेटिक हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके। सो द लास्ट टॉपिक इज ग्रेल मिशन। The full form of this particular mission is Gravity Recovery and Interior Laboratory. ये एक नासा का मिशन है जो इन द ईयर 2011 सितंबर में लॉन्च किया गया था। इस पर्टिकुलर मिशन का एक एम था कि वो मून की स्टडी करे, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी कर सके। इसके लिए नासा ने वहां पर 2 स्पेसक्राफ्ट रखे थे जिनका नाम था एब एंड फ्लो।
ये पर्टिकुलर जो दो स्पेसक्राफ्ट थे मून के अराउंड ऑर्बिट करते थे एंड मेन एम ये था कि उस पर्टिकुलर जो दो हमारे स्पेसक्राफ्ट है उनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाए। यदि उस डिस्टेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इससे हमको ये पता चलता है कि मून कहीं ना कहीं अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है जिसकी वजह से वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो बात करते हैं इस पर्टिकुलर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मून का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मून का थर्मल इवोल्यूशन को जानना एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मून के लूनार बेसिन्स के बारे में पढ़ने का एंड लूनार के क्रस्ट के बारे में पढ़ने का। इस पर्टिकुलर मिशन की वजह से हमको काफी सारी डिस्कवरीज पता चली है। जैसे कि हमारा पहले मानना ये था कि मून का जो सरफेस है वो काफी थिक है, बट बिकॉज ऑफ दिस मिशन हमको ये पता चला है कि मून का जो नियर साइड है, मून में दो साइड होती है, फर्स्ट वन इज नियर एंड सेकेंड वन इज फार। नियर मतलब वो अर्थ के सरफेस से नजदीक है एंड फार मतलब वो अर्थ के सरफेस से दूर है। तो हमको ये देखने के लिए मिला जो नियर सरफेस है वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं, साथ ही साथ हमको वहां पर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक थोरियम देखने के लिए मिला, जिससे हम देख सकते हैं कि मून के जो नियर साइड है उसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। अलोंग विद दैट हमको जो टाइडल जो बैलेंस होता है उसमें इम्बैलेंस देखने के लिए मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमको मोस्टली जो मून का नियर साइड है वहां पर इम्बैलेंस या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। इसमें कहा जा रहा है जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें यूज किया है हमने के बैंड का। के बैंड लगभग 25.6 गीगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक की एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक तो हमने डिस्टेंस मेजर किया, सिमिलरली हमने मेजर किया ग्रेविटेशनल चेंजेस एंड ग्रेविटेशनल चेंजेस की वजह से मैंने जैसा आपको बताया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमें जो मून के नियर साइड है वहां पर काफी सारा इंक्रीज टेम्परेचर देखने के लिए मिला है एंड साथ ही हमको ये देखने के लिए मिला है कि अर्थ की जो नियर वाली साइड है वो काफी थिन है, जिसकी वजह से मून के जो इंटीरियर का मैग्मा है वो बाहर सरफेस तक आ जाता है। इस वैसे तो ये मिशन जो है ये कंक्लूड हो गया था इन द ईयर 2012, लेकिन आज की डेट में ये मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया जो है चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने वाला है एंड हमारा जो टारगेट है कि हम मून के फार साइड पे लैंडिंग करें। तो हमको इस पर्टिकुलर ग्रेल मिशन से ये देखने के लिए मिला है कि अर्थ का या मून का सरफेस कैसा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना जो ये पर्टिकुलर मिशन है चंद्रयान मिशन उसको सेट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम सारे अपने लैंडर और रोवर जो है उसका कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि पीडी गुरुकुल के जीपीएससी के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं फ्रॉम 19th में एंड अभी उनके डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। आपको मिलेंगे 3 डेमो लेक्चर्स एंड अगर आपके परसेंटेज ज्यादा हैं तो आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप अप टू 50%। ये अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम अकाउंट मेंशन किया गया है इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां पर जाइए। आपको बोथ गुजराती एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आपको इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की पीपीटी या आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।